नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप सभी का स्वागत करता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल एड्स को जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक अवश्य रखे होंगे। जब भी कोई महत्वपूर्ण बातें या कोई शंका वहाँ पर नोट कर लेंगे और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में या और किसी साधन के द्वारा या मिलने पर हम लोग उस पर परिचर्चा करेंगे। अभी का समय एक संघर्ष का समय है और इस कोरोना संकट के संघर्ष के समय में एक बहुत ही अच्छा अवसर और एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है कि हम लोग तकनीकी का आविष्कार करके हम एक दूसरे के काफ़ी समीप अपने ज्ञान, अपने विचार को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछली बार मैंने आप लोगों को स्टोरी टेलिंग मेथड के कंपोनेंट पर मैंने चर्चा किया था। वीडियो बहुत से लोग देख रहे हैं तो एक प्रश्न आया। मैंने उसमें कहा था कि स्टोरी टेलिंग मेथड ये इतनी प्रभावशाली विधि है कि सभी विधियां एक तरफ और ये विधि अकेले अपना पर्याप्त और उचित स्थान रखती है। तो कुछ लोगों के मन में शंका कम, जिज्ञासा ज़्यादा हुई कि सर इसको कोई साइंटिफिक तरीके से आप इसको जोड़कर मुझे बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न था और ये प्रश्न निश्चित रूप से हमारे भावी विद्यार्थियों को भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह बात आज रहेगी। अब और इसको अगर हम एक नाम दें तो हम इसको कह सकते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जब शिक्षक एक निश्चित उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए कक्ष में विद्यार्थियों के सम्मुख जब उपस्थित होता है तो अपने विषय वस्तु के प्रतिपादन करते समय आप लोग अक्सर अपने विद्वानों को, अपने प्राध्यापकों को या शिक्षाविद, शिक्षा जगत के मनीषियों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक बहुत सा अच्छा एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी चूंकि हमारे मनोमस्तिष्क में इस प्रकार से बैठी है कि हम लोग इस बात को ये समझते हैं कि कहानी तो सिर्फ बच्चों को सुनाई जाती है या कहानी केवल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉडी वो ही करते हैं।
इसलिए कि हमने उस पे इस उनके क्या क्या जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से हम लोग विचार नहीं किया। तो आज हम लोग उसी पे, ऐसे तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो स्टाइल होगा कि कहानी कथन विधि के शैली, कहानी कथन विधि के कौन कौन सी शैलियाँ हैं और हम इसका कैसे उपयोग करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक जिज्ञासा है और रियल में बहुत अच्छा प्रश्न आया है, अगर ये प्रश्न ना आता तो शायद एक कितना महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे ही रह जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट भी करेंगे। इसके 5 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के 5 स्टेप्स हैं। पांच स्टेप्स हम लोग इसको आप लोग नोट भी करते जाएं। तो पहला है आस्क। जब शिक्षक व्याख्यान विधि को, अपनी बातों को, जब विद्यार्थियों को किसी तथ्य को समझाने के लिए जब इसका प्रयोग करता है, तो जब गूढ़ विषय या गूढ़ तत्व जब हो जाते हैं तो उसको किस प्रकार से विद्यार्थी के मस्तिष्क तक इस बात को पहुंचा दी जाए जहां से विद्यार्थी की थिंकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो हम यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड का हम लोग सहारा लेते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड का जब कभी आप रिकॉल कीजिए, आप लोग जब लेसन प्लान बनाए होंगे तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज 2 शब्द आया होगा। तो रिकॉल कीजिए आप लोग, क्या होता है जब कहानी कोई कहता है, सुनता है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम बीच में उनसे इंटरैक्ट न करें। इंटरैक्शन हमारा होता है। जहाँ भी हमारा डाउट होता है हम तो पूछते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक लाइन सुनाई थी मैथिली शरण गुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की भी मैंने एक लाइन सुनाई थी कि माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। वहाँ पे हर बीच में लड़का बोलता है। हम लोग आम भाषा में बोलते नहीं, हुंकारी भरना। तो हुंकारी भरना, और जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे विद्यार्थी तुरंत सबसे पहले प्रश्न पूछता है। तो वहाँ पहला स्टेप हमारा है आस्क। जहाँ भी उसको संदेह लगेगा वह तुरंत वहाँ पे ये पूछता है। अब मैं इस बात को प्रमाण देने के लिए मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी मेथड जो परंपरागत से हटकर जो मॉडर्न हो गई, वहां पर सेम यही बात है कि वहां पर एक व्यक्ति एक स्टोरी सुनाता है और सामने वाले को यह कहता है कि इस स्टोरी में आपको अंत में या बीच में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो वो अब यहां पे क्या हो गया, सुनने वाला जो लर्नर है वो आपकी बातों को बहुत ही ध्यान मग्न होकर सुनता है। क्यों? क्योंकि उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा और यदि उसका उत्तर नहीं दिया गया तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो क्या होगा, क्या करेगा, ध्यान पूर्वक सुनेगा। क्यों ध्यान पूर्वक सुनेगा? क्योंकि उसको एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसे ही जब स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करते हुए जब आप जैसे कहानी सुनाते हैं तो जहां भी कोई प्रश्न पूछना है, उत्तर उसको देना है, तो जहां भी उसको संदेहास्पद या डाउटफुल स्थिति उत्पन्न होगी वह तुरंत अपने शिक्षक से, इंस्ट्रक्टर से, वक्ता से तुरंत प्रश्न पूछेगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आस्क। क्यों? अच्छा देखो यहाँ पे अब
थोड़ा सा आप लोगों को माइंड सेटअप हो रहा हो कितना महत्वपूर्ण विधि है। आस्क, जैसे प्रश्न कब बनते हैं, मैं अगर इस पे अगर आपको गहराई में हम लोग चलते जाएं तो इसी पे हम लोग एक ही पॉइंट पे हम लोग चलते जाएं। प्रश्न कब बनता है, जब व्यक्ति को या जब बालक को विषय वस्तु का बोध होने लगता है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अगर टेक्सोनॉमी आप लोगों को याद होगी तो जो 6 स्टेप है, तो नॉलेज निम्नतम स्टेप, निम्नतम कोटि का है, और नॉलेज के ऊपर कंप्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर एप्लीकेशन, उसके ऊपर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे जो उच्च स्थिति है वो कौन सी स्थिति है, इवैल्यूएशन की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, जब हमारे अंदर जो बोध होने लगता है, अर्थात नॉलेज, जब नॉलेज अर्थात कुछ सूचनाओं का, कुछ तथ्यों का संकलन जब मस्तिष्क में हो जाता है, और मस्तिष्क में जब थिंकिंग, जब प्रोसेस होने लगती है, तो क्या उसके बाद से हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी तो हमारे विचारों में क्या होगा, रिफ्लेक्शन। आपकी एक जो ईपीसी वाली पेपर है, यहाँ पे भी ये बात जुड़ जाएगी। हमारे अंदर क्या होने लगता है कि जब नॉलेज, कुछ तथ्यों का, कुछ बातों का, कुछ परिभाषाओं का, कुछ जानकारियों का जब संकलन हो जाता है मस्तिष्क में, उसके बाद से वो मस्तिष्क विचार करने लगता है, एक चिंतन करने लगता है, एक थिंकिंग प्रोसेस उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद से वो विषय वस्तु हमारी हमारी विषय अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो हमारी समझ में आ जाती है। और जब वो विषय वस्तु जब हमारी समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता है, हमारे विचारों में वह रिफ्लेक्ट होने लगती है, वो विचारों से हमारे वो निकलने लगती है, हम वहाँ पे। और जब विचारों, जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात नहीं जाएगी, जब तक हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं पहुँचेगी, तब तक आस्क, तब तक क्वायरी, तब तक पूछने की, प्रश्न पूछने की, जिज्ञासा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि कितनी महत्वपूर्ण है ये स्टोरी टेलिंग मेथड का, जो ये इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है, तो यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज लेवल से ऊपर उठ चुका है। किस लेवल पे आ गया है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गया है। और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद से ये एप्लीकेशन लेवल के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर क्वायरी करने लगा है, आपसे प्रश्न पूछने लगा है। प्रश्न कौन पूछता है? जिसके अंदर समस्या, जिसके अंदर शंका और जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, वह प्रश्न पूछता है। तो समझ में आ रहा है कि ये लेक्चर मेथड से कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ऊंची बात है। आगे बढ़ेंगे तो भी और भी आनंद आएगा। दूसरा आपका हो जाएगा इन्वेस्टिगेट। जब आप स्टोरी टेलिंग मेथड का अपने सहारा ले रहे हैं और जब आप कोई तथ्यों को समझाने के लिए आप कोई दृष्टांत, कोई कहानी, कोई कथा जब या कोई आत्म अनुभव आप बातों को रख रहे हैं, तो विद्यार्थी उनमें इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट। और इन्वेस्टिगेट होगा कैसे? प्रश्न पूछ कर ही होगा। पहले तो उसके मस्तिष्क में चल रहा है, फिर वो प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछ के वो ये जानना चाहता है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आपकी वो जांच, वो विद्यार्थी किसी भी तथ्य को एज इट इज स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। वह चाहता है कि इस पे एक साइंटिफिक अप्रोच से ये बातें सामने आए, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करता है कि सर ऐसा। वहीं पे जब इस लेवल पर विद्यार्थी पहुंचता है तो यहाँ पे मैंने साइंटिफिक अप्रोच कहा। आप लोग विज्ञान में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं।
तो वहां पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेट। और अगला क्या होगा, क्रिएट। तीसरा स्टेप हो गया क्रिएट। अब विद्यार्थी के अंदर भी क्रिएट होने लगी। आपने कोई तथ्य को जब आप समझा रहे हैं तो उसके ठीक समानांतर वो अपने इंपीरिकल नॉलेज के आधार पर, इंपीरिकल नॉलेज मतलब आनुभविक अनुभव, इंपीरिकल नॉलेज के आधार पर वह भी कुछ क्रिएट करने लगता है, एक विषय वस्तु को क्रिएट करने लगता है, एक स्टोरी को क्रिएट करने लगता है, एक तथ्य को क्रिएट करने लगता है। और क्या, जब क्रिएट हो जाती है तो क्रिएट किस लेवल पे है, क्रिएट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल से ऊपर आ गई। कहां, एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि जब वो क्रिएट करता है तो उस क्रिएट कई गई विषय वस्तु को वो कहीं ना कहीं प्रयोग करेगा, अपने दैनिक जीवन में करे, वो वहां पे प्रश्न पूछे उसमें, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें और संशोधन की गुंजाइश बनी रहेगी। तो क्या होगा, यहां पर क्रिएट, विद्यार्थी के अंदर एक विचार क्रिएट होने लगते हैं। जब वो सूचनाएं, जैसे उसके पास सूचनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आने के बाद वो क्या कर रहा है, तथ्यों को वो संकलित कर रहा है। तथ्यों को संकलित करने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर थिंकिंग उत्पन्न होने लगी। जब थिंकिंग उत्पन्न होने लगी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है तो अब वो अपने आप में क्रिएट करने लगेगा। अब उसकी क्रिएट जिस रूप में उसकी बाहर आए, तथ्य के रूप में बाहर आए, क्वायरी के रूप में बाहर आए, या एक समानांतर उदाहरण, एक समानांतर एग्जाम्पल को वो क्रिएट कर जाए, तो यहां पे क्या हो गई, ये नॉलेज लेवल से ये ऊपर की बात आ रही है। जब विषय वस्तु क्रिएट हो जाती है, जब समानांतर वो भी कुछ उसके मनोमस्तिष्क में कुछ क्रिएशन हो रहा है, तो वह क्या करेगा, सामने लर्नर और सामने टीचर, दोनों के मध्य क्या होगा, डिस्कशन, एक संवाद। मैंने डिस्कशन पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया है। संवाद, संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें दो व्यक्ति आपस में एक निश्चित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किसी तथ्य पर, किसी विषय वस्तु पर, किसी सब्जेक्ट पर आपस में वार्तालाप करते हुए, डिस्कशन का अर्थ वार्तालाप, वार्तालाप करते हुए एक निश्चित तथ्य पे पहुंचना, जहां पर कि दोनों व्यक्तियों का एक मत हो जाए, वहां पर डिस्कशन। अब विद्यार्थी लर्नर, यहां पे लर्नर अपने टीचर से यहां पे संवाद स्थापित करता है कि सर हमारे मन में ऐसा विचार आ रहा है और ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अब विद्यार्थी के अंदर जितनी भी क्वायरी वहां पे होगी, क्यों, कैसे, कब, कहां, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अब वो अपने संवाद स्थापित करने लगेगा। मैंने जो आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो मैंने जब बताया था कि जब वो राजकुमार वो किसी हंस को मारे, वो सिद्धार्थ के पास जाके जो गिरता है, तो वहां पे वो कहता है कि ये मेरा शिकार है क्योंकि मैंने इसको मारा है, और ये कह रहा है कि ये नहीं, ये आपका नहीं है, यह मेरी शरण में आ गया है। शिकार उसने किया, शिकार उसने मारा, लेकिन ये कह रहा है कि अब ये मेरी शरण में है, और जब मेरी शरण में है तो इस पर दया करना। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे वो यहां पे संवाद स्थापित हो रही है कि भाई उसके अंदर ये विचार उत्पन्न होगा कि इसका है, तो फिर उसके अंदर एक विचार डेवलप हो जाएगा कि हिंसा से कहीं ज्यादा अहिंसा श्रेष्ठ है, क्रूरता से कहीं ज्यादा करुणा श्रेष्ठ है।
जिससे, और कहीं ना कहीं दया ये सबसे ऊपर भाव। अगर स्टोरी को आप लोग, मैंने कहा था आप लोगों का एक टास्क दिया था, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि वहां पे अंत में जीत उसी की होती है। न्यायालय में जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और राजा के पास यही बात आती है और वहां पे तय होता है कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए यह इसका है। तो वो एक डिस्कशन, वो संवाद स्थापित करने लगता है। यहाँ पे अगर आप लोग भी, लॉकडाउन का पीरियड है, आप लोग घर में बहुत स्टडी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप लोग स्टडी, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप लोग, हम लोग एमए में इसको पढ़े थे, हमारे हिंदी में एमए में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। एक चैप्टर है हाय वदन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर में। तो एक हाय वदन है, आप लोग उसको पढ़िए कि जैसे कि वो उस व्यक्ति का, दो व्यक्ति हैं, एक नायिका और दो नायक। ऐसी परिस्थिति में पूरा विस्तार नहीं कर पाऊंगा। और उसका गला कटता है, काली प्रसन्न होती है, बोलते हैं कि धड़ को तुम जोड़ दोगे तो वो जिंदा हो जाएगा। तो जिसका धड़ है और दूसरे का मस्तिष्क दूसरे के धड़ पर, और किसी के मस्तिष्क दूसरे के धड़ पे दूसरा का मस्तिष्क, अर्थात मतलब कि जिसका धड़ है, अब तो दोनों का गला कट गया तो एक दूसरे का इंटरचेंज हो गया। अब वहां पे हुआ कि भैया तुम इसको आप अपना पहचान लो कि अब अपना ले जाओ, अब तो जिंदा हो गया। तो अब वहां पे द्वंद्व हो गया कि मैं किसको अपना मानूं। अभी यहाँ पे आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें आगे स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जा रही है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगा टीचर से। अब लड़का, चूंकि अगर वो बॉडी को, ये पंच भौतिक शरीर को अगर वो अपना मानता है तो फिर अपना वो तर्क देगा। लेकिन अगर मस्तिष्क को अगर वो अपना मानता है तो फिर अब इस पे डिस्कशन, संवाद होगा और दोनों अपने अपने विचार, जब स्टोरी जब चलेगी तो फिर निश्चित रूप से वो काफी, आप लोग पढ़िए उसको, बहुत आनंद आएगा। मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल अभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है। और अगला है रिफ्लेक्ट। तो इसके 5 तत्व कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया आस्क, इन्वेस्टिगेट, क्रिएट, डिस्कस और रिफ्लेक्ट। तो इसके 5 तत्व हो गए सिद्धांत कि भाई ये कोई ऐसी स्टोरी टेलिंग मेथड सिर्फ ऐसे व्यवस्थाओं पे नहीं है, इसमें 5 स्टेप्स होता है जो लर्नर के तरफ से हो। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? टीचर सेंटर्ड नहीं है, लर्नर सेंटर्ड है। तो जो लर्नर सेंटर्ड है तो क्वायरी कहां से आ रही है? लर्नर, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग लर्नर की तरफ से आ रहा है। प्रश्न, आस्क, प्रश्न कौन पूछेगा? इस लर्नर। इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? लर्नर। क्रिएट कौन करेगा? लर्नर। डिस्कस कौन कर रहा है? लर्नर। और किसके विचारों में रिफ्लेक्शन, किसके विचारों में? कौन रिफ्लेक्ट करेगा अपने विचारों को? जब पूरा सारी विषय वस्तु को जब जान जाएगा तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा? लर्नर। तो निश्चित रूप से शिक्षा अपने सही दिशा में जा रही है और विद्यार्थी के अंदर सिर्फ ज्ञानात्मक अर्जन नहीं हो रहा है, सिर्फ ज्ञानात्मक अर्जन नहीं हो रहा है, उसके अंदर भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार की लर्निंग हो रही है। इसलिए यह मैंने कहा था, यह विधि सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब यहां पे सबसे, अब तक के सभी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में चूंकि लंबे समय तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली और ऐसी शिक्षा व्यवस्थाओं से हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है कि उससे निकलने वाले प्रोडक्ट, उनके अंदर अभी तक परिवर्तन ही नहीं आ पा रहा है कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य बताते सभी लोग हैं, लेकिन वो जीन में आ गया है। अगर जो लोग, बहुत विद्यार्थी मेरे बहुत ज्यादा, अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर विषय वस्तु को समझे होंगे, भारतीय शिक्षा का इतिहास जबकि दूसरी पेपर है, तो आप लोग ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में की सबसे 3 विशेषताएं सबसे उसमें थी, उनकी 3 मोटो था।
उनका तीन, एक होता है ना कि उनका भाई उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, तो तीन मोटो उनका बहुत स्पष्ट था कि नंबर पहला, ये बहुत नोट करने की बात है, अगर ये हमें लगे इन फ्यूचर तक आपके काम में आएगा, आप कहीं भी जाएंगे ये फ्यूचर में आपके काम आता रहेगा, कि नंबर एक, अच्छे श्रोता उत्पन्न करना। हमारी शिक्षा प्रणाली पर बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए गए और इनकी शिक्षा व्यवस्था का पहला उद्देश्य था एक अच्छे श्रोता उत्पन्न करना। और जरा मुझे आप ये बताइए कि क्या स्टोरी टेलिंग मेथड जो हमारी वैदिक परंपरा से चली आ रही है, आधुनिक परंपरा में हम लोग इसको सुकराती विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि सुकरात इसके प्रवर्तक माने गए, जबकि इससे अनंत काल तक आज भी हमारे यहाँ बच्चों को दादा दादी, नाना नानी, पिताजी, माता, भाई बहन, बुआ, सभी लोग स्टोरी ही सुनाते हैं। आज भी मैं, जब बात होती है आपस में, जब दो मित्र मिलते हैं 8-8 घंटे बात होती है, लेक्चर होता है, स्टोरी ही तो सुनाते हैं। स्टोरी का मतलब क्या, हमारे साथ ये घटना घटित हुई और हमने उसको क्या किया, अपने मनोभाव को, अपने संवेगों को एक दूसरे को सुना रहे हैं और वार्ता बढ़ती जा रही है। 12-12 घंटे तक बात होती है, फोन पे 8-8 घंटे तक लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी न थकान है। और देखिए, ऐसे अब तक ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली, ऐसी कोई विधि या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आई कि जो विद्यार्थियों के लैंग्वेज में आमूल चूक परिवर्तन कर दे। ये आधुनिक प्रणालियां, ये जो, और ये हमारी आधुनिक प्रणाली इसको रूपांतरित हो गई, मॉडर्न हो गई। हमने इसको स्टोरी कहा था, कथा कहा था, प्रवचन कहा था, और आगे आके इसमें हम लोगों ने, अब मैंने जो बताया कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में हम लोग 5 तत्वों को जोड़ दिए। बात तो वही है। तो हम लोग मैं अंग्रेजी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का कि हम लोग तीन उनके मोटो थे कि नंबर एक, पहला क्या था, अच्छे श्रोता उत्पन्न करना। प्रश्न कोई ना करे, मैं कह रहा हूं, आप केवल सुनिए। क्यों? क्योंकि आप प्रश्न पूछने लगेंगे तो आप जिज्ञासु हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, एक अवेयर सिटीजन हो जाएंगे। और जब जो भी एक अवेयर सिटीजन होगा, एक जागरूक नागरिक होगा, तब तो फिर वो अपने अधिकारों की बात करने लगेगा, फिर वो अपने कर्तव्यों का भी उसको बोध हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि इससे हमें क्या लाभ और क्या हमको हानि है। तो उनका एक ही उद्देश्य था, आप केवल क्या, एक अच्छे श्रोता, आप एक अच्छे श्रोता बनिए। और दूसरा, स्वामी भक्त। अंग्रेजी शिक्षा के दूसरी सबसे उनका एक उद्देश्य था, उनका मोटो ही था कि स्वामी भक्त बनाना। क्यों? याद दिला दूं, क्लास में सुने होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करते थे, भारतीयों को शिक्षित क्यों किया मुट्ठी भर लोगों के लिए? क्यों? क्योंकि दुभाषियों का काम कर सके, हम जो बोले उसको ट्रांसलेट कर सकें, अपने लोगों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन का दायरा बढ़े। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरा, हमारे प्रोडक्ट को खपत, हमारे प्रोडक्ट जो हो उसको खपत कर सके। जब तक हमारी प्रोडक्ट, जब तक अपने विचारों को हम दूसरों तक बताएंगे, हमारे प्रोडक्ट कैसे खपत होगा? तो दूसरा क्या, स्वामी भक्त, अच्छा श्रोता, और दूसरा स्वामी भक्त, कोई क्वायरी ना करे और स्वामी भक्त हो। मैंने जो कह दिया वही श्रेष्ठ है भैया। और तीसरा, प्रश्न न पूछे, कोई क्वायरी न करे। क्यों? क्यों न क्वायरी करे? क्वायरी करने का अर्थ होता है जागरूकता, क्वायरी का अर्थ होता है जिज्ञासा। और जब क्वायरी करेगा तो उसमें क्या होगा, मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में वो जान जाएगा। इसलिए ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का ये तीन, अगर हम इसको कमियों में भी बजा सकते हैं, कमियां कह सकते हैं, और लेकिन उनका जो ये क्या था, ये उनका ये मोटो था कि हमें 3 प्रकार के ये ज्ञान को
से निर्मित व्यक्ति को तैयार करना है कि जो अच्छा श्रोता हो, स्वामी भक्त हो और प्रश्न न पूछे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं रोकूं और फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज मैं कई महत्वपूर्ण बातों का संकलन करके इस विधि को मैं बहुत ही साइंटिफिक बनाने का मैंने प्रयास किया है। और जो भी आपका आप जो कक्ष में जो आप नॉलेज किए हैं, तो शिक्षक भी 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक होते हैं जो प्रश्न ही नहीं लेते हैं। एक शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न ही नहीं लेंगे। जहां प्रश्न लिए, प्रश्न पूछे कि उनकी भाव भंगिमा बदल जाएगी, आंखें उनकी बड़ी हो जाएंगी, रंग बदल जाएगा और वो अपने पद और पावर का दुरुपयोग करने लगेंगे। किस विद्यार्थी की हिम्मत होगी? ऐसा कौन सा लर्नर होगा जो प्रश्न पूछेगा? और ये लोग कहते भले आके कह दे, और आप भी अपने अनुभव से तौल लीजिएगा, 90% लोगों की यही स्थिति है। प्रश्न ही नहीं लेते हैं। प्रश्न लेना, भाई प्रश्न कहां से आ सकता है? प्रश्न लेने के लिए विषय वस्तु पे पकड़ होनी चाहिए। उसका एक ही मोटो होना चाहिए कि वो केवल स्टडी किया हो, केवल शिक्षण और अध्ययन में रत रहा हो। जैसे कि समय आप लोग अध्ययन और अध्यापन में, लॉकडाउन के पीरियड में काफी अध्ययन में आप लोग हैं, तो प्रश्न ही एक उनका भी वर्गीकरण हो गया। और ये वर्गीकरण उसी समय का है। पहला प्रश्न ही नहीं लेंगे, बस वो जो कह रहे हैं उनको सुनते जाइए, उसी से अपना ज्ञानार्जन कीजिए। और वो ब्रिटिश व्यवस्था से बिल्कुल मिलती जुलती व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अच्छे एक लिसनर, एक अच्छा स्वामी भक्त, और प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो अगले को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला हो गया जो प्रश्न ही नहीं लेते। दूसरा होते हैं जो बोलेंगे कि ठीक है हम व्याख्यान दे रहे हैं, आप लास्ट अपने प्रश्नों को इकट्ठ रखिए, आप अपने प्रश्नों को नोट करके रखिए, लास्ट में पूछिएगा। जो लास्ट का जो समय होगा 5 मिनट अपनी क्वायरी को कीजिएगा। अरे भैया, हमारे अंदर प्रश्न अभी उत्पन्न हो रही है और हम प्रश्न लास्ट में पूछेंगे, ये कैसा साइंटिफिक है भाई? जिज्ञासा हमारी अभी है, क्या पता आपके अगले लेक्चर में हमारी कोई और क्वायरी बढ़ जाए, कुछ अगले में आपकी और क्वायरी बढ़ जाए। मुझे यहाँ पे विषयांतर मत समझिएगा। मैंने जब क्वेश्चनिंग स्किल पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे आपको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बताया था कि प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न पूछेंगे